हेलो बच्चों, मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और आप इस समय फन विद फिज़िक्स यूट्यूब चैनल के ऊपर फिज़िक्स डिस्कस करने वाले हैं मेरे साथ में। देखिए, मैं आपको हर बार बोलता हूं कि चीज़ें ट्राई करने से आती हैं। एक चीज़ जो मुझे लगता है वो ये है कि आप लोगों को आपस में भी डिस्कशन करना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। अपने दोस्तों के साथ में कोई और बात करने से ज़्यादा अच्छा है, अगर आपको इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो चीज़ों के बारे में डिस्कस कीजिए। जब आप किसी दूसरे के विचार को समझते हैं ना किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, तो आपको और चीज़ों के बारे में क्लैरिटी मिलती जाती है कि हाँ, उसने इस चीज़ को ऐसा सोचा था, शायद ऐसा भी पॉसिबल है ना। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन करना चालू कीजिए, इससे आपको और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें प्राप्त होंगी। चलिए तो टॉपिक के ऊपर आते हैं बच्चों। लास्ट टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे थे वो था प्रेरित विद्युत वाहक बल। हमने लगातार प्रेरित विद्युत वाहक बल के बारे में ही पढ़ा है। अभी तक हम चालक छड़ के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल देख चुके हैं, जब वो चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान थी, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान थी। आयताकार कुंडली के अंदर भी हमने प्रेरित विद्युत वाहक बल देखा है, जब वो असमान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान थी। हमने किसी चालक छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल पढ़ा है जब वो घूम रही थी। हमने एक चकती में प्रेरित विद्युत वाहक बल पढ़ लिया है। तो इस तरीके से हमने 4 पॉइंट डिस्कस किए जिसमें हमने प्रेरित विद्युत वाहक बल का फार्मूला निकाला है ना। हमें ये भी पता चला कि अगर कोई चालक छड़ है तो छड़ के अंदर अगर वो समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रही है तो फिर उसके लिए फार्मूला क्या हो जाता है बच्चों, BVL होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल का। ठीक है, लेकिन यदि कोई चीज़ घूम रही है, जैसे चालक छड़ घूम रही है या फिर चकती घूम रही है, तो फिर उसके लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल का फार्मूला क्या होता है, BAF। ठीक है, ये बात ध्यान में रखें। अब आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो वापस से प्रेरित विद्युत वाहक बल ही है, आयताकार कुंडली में ही है, लेकिन कब। देखिए टॉपिक समझिए, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती हुई आयताकार कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल। हाँ भाई, आयताकार कुंडली होनी चाहिए और वो क्या करनी चाहिए, इस बार घूर्णन करनी चाहिए, घूमनी चाहिए। ठीक है, तो चलो घुमाते हैं अभी उसे। तो सबसे पहले तो हम समरूप चुंबकीय क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए हमने क्या किया, चुंबकीय ध्रुव लिए। एक चुंबकीय ध्रुव N इस तरफ ले लिया और S इस तरफ ले लिया। ठीक है, ये समरूप चुंबकीय क्षेत्र हो गया। ठीक, अब इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी है वो समझिए। तो हम बोल रहे हैं ऐसी। समरूप चुंबकीय क्षेत्र वैसे भी क्या होता है बच्चों, समांतर बल रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित होना चाहिए। तो ये ऐसा जा रही है, बल रेखा यूं जा रही है, आप सभी को प्रदर्शित हो रहा होगा। ठीक है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और ये चुंबकीय क्षेत्र कौन सा है, तो हमने मान लिया B है। ये सभी को पता चला। अब हम क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं इसमें एक आयताकार कुंडली जो घूर्णन कर रही है। अब आयताकार कुंडली को बनाते हैं। आयताकार कुंडली ऐसी मानिए आप, उसमें N फेरे हो सकते हैं। ये आयताकार कुंडली और ये आयताकार कुंडली जो है वो क्या करती जा रही है, घूमती जा रही है, ऐसा मानिए। ये रोटेशनल एक्सिस हो जाएगा इसका, घूर्णन अक्ष जिसे हम कहते हैं, और ये कुछ ऐसा घूम रही होगी। ओमेगा कोणीय वेग से ये क्या कर रही है, ऐसा यूँ घूम रही है। आप थोड़ा समझिए बच्चों, लेट्स सपोज करते हैं कि ये वो आयताकार कुंडली है ना, इसे आप ऐसा माने कि ये आयताकार कुंडली है। ठीक, अब ये आयताकार कुंडली पहले ऐसे रखी हुई है
और इसमें चुंबकीय क्षेत्र ऐसे जा रहा है, यूँ समांतर बल रेखाएं आपको ऐसा दिखाई देंगी, है ना, बहुत सारी समांतर बल रेखाएं इसमें आ रही हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको ऐसा 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 घुमाते जा रहे हैं। जैसे जैसे आप इसे घुमाते जा रहे हैं, इससे गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। और यहाँ पर लेकर क्या हो गए, तो लगभग लगभग 0 बल रेखाएं गुजरेंगी। फिर आप इसे वापस से घुमा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। अब जैसे आपने घुमाया, इसे गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या बढ़ी और इस स्थिति में वापस से मैक्सिमम हो गई। तो जब हम इसे ऐसा घुमाते जा रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि इससे गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में क्या आ रहा है बच्चों, परिवर्तन आ रहा है। इसका मतलब इस आयताकार कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर इससे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स चेंज हुआ तो क्या उत्पन्न होगा, इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और यदि ये आयताकार कुंडली बंद है तो इसमें प्रेरित धारा भी बहेगी, अगर बंद नहीं है तो प्रेरित धारा नहीं बहेगी। मेरी बात को समझ रहे हैं क्या? तो जब हम इसे ऐसा घुमा रहे हैं तो हम बोलते हैं कि इससे गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन आने से इससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स भी क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। लेकिन कब, जब हम इसे घुमा रहे हैं। अगर हम घुमाएंगे नहीं तो इससे गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या भी चेंज नहीं होगी, चुंबकीय फ्लक्स भी चेंज नहीं होगा, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल 0 होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे घुमाना पड़ेगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। और डेरिवेशन तो बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब आप ये भी थोड़ा समझिए कि ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और ये इसका घूर्णन अक्ष है। तो आपको पता चल रहा होगा कि घूर्णन अक्ष और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे से कितना एंगल बना रहे हैं, आंसर है 90 डिग्री। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। ठीक, चलिए मैं लिख देता हूँ इसको नाम, PQRS। ठीक, थ्योरी को समझ लीजिए बच्चों। तो हमने बोला माना PQRS एक आयताकार कुंडली है जो समरूप चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल B में ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन कर रही है। इस कुंडली का घूर्णन अक्ष, पता चल रहा है, ये घूर्णन अक्ष चुंबकीय क्षेत्र के क्या है बच्चों, लंबवत है। ठीक है, फिर इसे चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने के कारण इससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में क्या आता है बच्चों, परिवर्तन आता है। परिवर्तन आता है, फलस्वरूप कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ये आपकी क्या हो चुकी है, थ्योरी हो चुकी है। ये थ्योरी आपको क्या करनी है, उतारनी है और अपना काम हो गया। अब हम डेरिवेशन पर्पस से काम करना चालू करेंगे। तो ये समझ में आ गया। चलिए अब आप थोड़ा सा इस डायग्राम को और समझिए। हम बोल रहे हैं कि ये कुंडली ऐसा 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 घूमती जा रही है। तो जब कोई कुंडली ऐसा घूम रही है बच्चों, तो
उसका क्षेत्रफल का मान चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन क्षेत्रफल सदिश का मान क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। पहले ऐसे रख रहे हैं तो क्षेत्रफल सदिश इस तरफ, फिर इसको ऐसा घुमाए तो क्षेत्रफल सदिश इस तरफ, फिर इसको ऐसा लेकर गए तो क्षेत्रफल सदिश इस तरफ, फिर इसको इस तरफ लेकर गए क्षेत्रफल सदिश इस तरफ। ठीक है, तो जैसे जैसे हम इसे घुमाते जा रहे हैं क्षेत्रफल सदिश जो है वो क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है, जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के मध्य का कोण क्या होता जा रहा है, बार बार चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हम मान रहे हैं कि किसी समय ये ऐसा घूम रही होगी, तो ये तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ये सभी को पता चला ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। ठीक, और ये मान लेते हैं ये क्षेत्रफल सदिश की दिशा है, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश तो कहीं पर भी हो सकता है जब वो घूमेगा, और किसी समय क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में कोण कितना है बच्चों, थीटा हम मान करके चल रहे हैं। ठीक है, ये बात ध्यान में रखो। अब चलिए, तो ये तो आपको पता है, थ्योरी उतार ली होगी आपने, वीडियो को पॉज करो और थ्योरी उतारें। देखिए अब हम क्या मान रहे हैं, हम मान रहे हैं कि कुंडली का क्षेत्रफल जो है वो तो है a, और इस कुंडली में n फेरे हैं, तो कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है बच्चों, b डॉट a होता है। चलिए, माना कुंडली का क्षेत्रफल A तथा फेरों की संख्या किसमें, कुंडली में कैपिटल N है। अतः कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा बच्चों, सभी को पता है, आंसर है फाई, और ये चुंबकीय क्षेत्र वाला फ्लक्स है इसलिए फाई भी लिख देते हैं, बराबर होगा b सदिश डॉट a सदिश। यही तो पढ़ा है। और अगर n फेरों वाली कुंडली है तो आप यहाँ पर n लगा दीजिए, या फिर जब प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालें उस फॉर्मूले में पहले n लगा दीजिए। दोनों में से किसी भी एक जगह आपको क्या लगाना है, n लगाना है, या तो चुंबकीय फ्लक्स में लगा दो या फिर प्रेरित विद्युत वाहक बल में लगाओ, लेकिन दोनों में ही नहीं लगाना है, एक बार में एक ही लगाना है, ये बात ध्यान में रखें। चलिए, तो मैं फ्लक्स के बारे में लगा देता हूँ, तो फिर क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, n b a cos थीटा। ठीक है, यहाँ पे थीटा क्या है, आंसर है कोणीय विस्थापन है, और कोणीय विस्थापन जैसे जैसे घूमती जाएगी कोणीय विस्थापन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और कोणीय विस्थापन और कोणीय वेग में संबंध है, क्या संबंध है भाई, आप सभी को पता है, कोणीय वेग बराबर होता है कोणीय विस्थापन बटा समय। होता है नहीं होता है, होता है ना। इसका मतलब कोणीय विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा टी होगा नहीं होगा, बाजू गुणा कर सकते हो आप सभी। ठीक, तो मैं यहाँ पर ये रख सकता हूँ, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, एन बी ए कॉस ऑफ ओमेगा टी। समीकरण नंबर 1 चुंबकीय फ्लक्स आ चुका है। प्रेरित विद्युत वाहक बल फैराडे और लेंज के नियम से निकालेंगे, तो हमने लिखा फैराडे तथा किसके नियम से बच्चों, लेंज के नियम से, लेंज के नियम से। बताओ भाई इजी है नहीं है, बहुत इजी है। ये तो लास्ट स्टेप में आ गए हम, माइनस का डी फाई डिवाइडेड बाय डी टी, यही तो लिखते हुए आए, ऐसा ही लिखा है। चलिए, माइनस डी बटा डी टी, और फाई बी का मान देखें भाई, एन बी ए कॉस ऑफ ओमेगा टी, ये टी है भाई, है ना। चलिए, जो नियत मान है उसे बाहर निकालो, तो फेरों की संख्या, चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल, ये सारे क्या है, नियत है, हमने इन्हें बाहर निकाला। तो माइनस का एन बी ए, फिर डी बटा डी टी, अवकलन किसका होगा, कॉस का होगा भाई। अब ये अवकलन आना चाहिए आपको। कॉस का क्या होता है, प्लस का साइन होता है या माइनस का साइन होता है,
मेरे हिसाब से माइनस का साइन होता है। अरे माइनस का ही होता है। चलिए, तो कॉस का तो हो जाएगा माइनस का साइन, और ये देखो टी के साथ में ओमेगा और हो रहा है, वोट करके कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। ऐसा ही करते हैं। चलिए, तो ये उतार लीजिए, आगे मैं बताता हूँ कैसे करना है। वीडियो को पॉज करके उतार लीजिएगा बच्चों। चलिए देखो, मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ जो आपने कभी अवकलन पढ़ा होगा। देखिए, d बटा डी एक्स कॉस ऑफ बी एक्स, ये अवकलन कैसे करते हैं? तो हम बोलते हैं बच्चों, x के साथ में जो नियत पद है उसे उठा करके बाहर पटको, ये बाहर रख दिया। कॉस का अवकलन होता है माइनस का साइन, तो ये माइनस और साइन बी एक्स ये होता है। यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में जब हम बात कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि x की जगह तो t आ रहा है और b की जगह ओमेगा आ रहा है। मेरे हिसाब से आपको अवकलन पता चल गया होगा। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा? तो पहले तो ये लिख लो, माइनस का एन बी ए, ये तो था ही। अब अवकलन करो भाई कॉस का। कॉस का क्या समझिए, तो माइनस बी की जगह क्या आ रहा है, ओमेगा आ रहा है। फिर अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, साइन ओमेगा टी। बताओ भाई आएगा नहीं आएगा? हमने क्या किया है, कॉस का तो माइनस का साइन किया है, ठीक है, और जो ओमेगा था उसे उठा करके बाहर रख देंगे। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ये ओमेगा जो है ये तो उठा करके बाहर रख देते हैं, लेकिन अंदर से भी हटा देते हैं। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं करेंगे भाई, ये अंदर तो रहेगा। फलन को आप चेंज नहीं कर सकते हो, ऐसे अंदर का पद नहीं चेंज कर सकते आप, ठीक है। चलिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एन बी ए ओमेगा, ठीक है। चलिए, और इसे लिखेंगे साइन ऑफ ओमेगा टी। ये प्रेरित विद्युत वाहक बल। और ये ध्यान में रखिए, इस प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान कितना है? तो आंसर है ये जो आपको साइन के आगे गुणा में दिख रहा है ना, ये अधिकतम मान है, अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल। इस अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल को प्रदर्शित किया जाता है इससे, ई नॉट से आप प्रदर्शित करेंगे, और यहाँ पर साइन ऑफ ओमेगा टी लिख दो, ठीक। और आप लिख लीजिएगा अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना है भाई, कितना, बी ए एन ओमेगा, ठीक है, या फिर एन बी ए ओमेगा, जैसा भी आप लिखना चाहें। ऑलराइट, तो ये हो चुका है प्रेरित विद्युत वाहक बल का काम। अब प्रेरित विद्युत वाहक बल आ गई, और कुंडली को अगर हम बंद मान लें तो प्रेरित धारा भी देख सकते हो। चलिए, प्रेरित धारा की बात करते हैं। तो मैं यहाँ पर वैसे चीज़ें लिखता जा रहा हूँ। चुंबकीय फ्लक्स कितना था? आंसर है एन बी ए कॉस ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। चलिए, प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना आया हमारे पास में? आंसर है ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। अब हम प्रेरित धारा की बात करते हैं। प्रेरित धारा कैसे निकालेंगे भाई? धारा के लिए प्रतिरोध तो होना चाहिए, किसी प्रतिरोध में तो प्रवाहित होगी, ठीक। तो हमने बोला, माना, समझना इस चीज को, माना कुंडली का प्रतिरोध कितना मान लेते हैं? कैपिटल आर है। अतः कुंडली में प्रेरित धारा, चलिए कुंडली में प्रेरित धारा निकाल लेते हैं। धारा I बराबर क्या हो जाएगा, E डिवाइडेड बाय R, ये आप सभी को पता है, ठीक है। फिर इसे क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा E नॉट डिवाइडेड बाय R, और साइन ऑफ ओमेगा टी। बहुत सिंपल था ये तो। इसके बाद में क्या होगा, देखो ये अधिकतम विद्युत वाहक बल था, उसमें प्रतिरोध का भाग लग रहा है, तो विद्युत वाहक बल बटा प्रतिरोध क्या होता है, धारा ही होता है। तो हमने बोला ये धारा, और ये कौन सी धारा, अधिकतम प्रेरित धारा, ठीक है, I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ये ध्यान में रखें, ये प्रेरित धारा।
और हो गया डेरिवेशन कंप्लीट बच्चों। और यहाँ पर लिख लो I बराबर I0 साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये हो चुका है, डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हम बताएंगे ग्राफ के बारे में। ये देखिए थोड़ा समझने लायक बात है, समझना है इस चीज़ को। कुंडली पहले ऐसे थी और चुंबकीय क्षेत्र ऐसा आ रहा है। अब जैसे जैसे आप कुंडली को ऐसा घुमाते जाओगे, चुंबकीय क्षेत्र जो है, सॉरी चुंबकीय बल रेखाएं जो इससे गुजर रही हैं वो कम होती जाएंगी। फिर ऐसा वापस से घुमाओगे तो चुंबकीय बल रेखाएं बढ़ेंगी। ठीक है, फिर ऐसा वापस से घुमाओगे तो कम होंगी, और फिर ऐसे वापस से लेकर के आओगे तो फिर वापस बढ़ेंगी। तो आप देखेंगे कि जब हम इसे एक चक्कर में ऐसा घुमाते जा रहे हैं तो कई बार तो गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स बढ़ता है और कई बार घटता है ना। ऐसा ही है, कुछ समय हमें देखने को मिलता है कि चुंबकीय फ्लक्स बढ़ रहा है क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं ज़्यादा गुजर रही थी। कई बार हमें देखने को मिलता है कि चुंबकीय बल रेखाएं कम गुजर रही हैं, इसका मतलब चुंबकीय फ्लक्स घट रहा है। ठीक, तो इसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स लगातार घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है। तो क्या प्रेरित धारा की एक ही दिशा होगी क्या हर बार? आंसर है नहीं भाई। चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा तब प्रेरित धारा की दिशा अलग होगी, चुंबकीय फ्लक्स घटेगा तब प्रेरित धारा की दिशा अलग होगी, चेंजेस आते जाएंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि कुंडली के घूमने के कारण उसका चुंबकीय फ्लक्स लगातार घटता और बढ़ता जाता है। उसके अंदर क्या आते जाते हैं? परिवर्तन आते हैं। तो प्रेरित धारा की दिशा में भी क्या आती जाती है? चेंजेस आती जाती है। ऐसी धारा जिसकी दिशा लगातार चेंज होती जाती है समय के सापेक्ष, उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। कौन सी धारा कहते हैं बच्चों? प्रत्यावर्ती धारा। ये कौन सी धारा का सूत्र है? I0 साइन ऑफ ओमेगा टी, प्रत्यावर्ती धारा का। तो ये बात ध्यान रखना, इस आयताकार कुंडली में कौन सी धारा जनरेट हुई, कौन सी धारा बनी? प्रत्यावर्ती धारा। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो अपने निकाला है प्रेरित धारा का फॉर्मूला, ये पूरा का पूरा किसका सिद्धांत है? आंसर है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत है। ठीक है, ये किसका सिद्धांत है? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का। तो आप इतना पूरा करने के बाद में क्या लिखेंगे? यही प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत है। क्या भाई? आयताकार कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स लगातार चेंज होता रहता है, वह कई बार घटता है, कई बार बढ़ता है। उसके सापेक्ष में प्रवाहित धारा जो है उसकी भी दिशा परिवर्तित होती जाती है। और फिर आप लिखेंगे यही क्या है? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत है। ठीक है, तो ये लिख लीजिएगा, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत ये होता है I बराबर I0 साइन ऑफ ओमेगा टी। चुंबकीय फ्लक्स में लगातार घटना और बढ़ने से धारा की दिशा भी लगातार चेंज होती जाती है। चलिए, अब क्या हो रहा है? हमें ग्राफ बनाना है। देखिए, ग्राफ इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। इस पर्टिकुलर केस के लिए बहुत बार ग्राफ पूछा गया है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल एवं चुंबकीय फ्लक्स का ग्राफ बनाएं। ठीक है, तो अब ये समझिए, बहुत सारे बच्चे इस चीज़ में, देखो 11th में अगर आपने ग्राफ पढ़ा है ना तो फिर ये चीज़ आपके लिए बहुत इजी हो जाती है बच्चों। लेकिन अगर 11th में ग्राफ नहीं पढ़े हैं तो फिर दिक्कत वाली बात है। जिनके मैथमेटिक्स है वो तो बच्चे हल कर लेते हैं, उनमें कोई इशू नहीं होता उनको। तो सबसे पहले तो आप ओमेगा समझिए। ओमेगा क्या है? कोणीय वेग और कोणीय आवृत्ति। ठीक, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई, एक तो होता है एफ, एक फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था 2 पाई डिवाइडेड बाय कैपिटल टी। ऐसा होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। फिर ये ओमेगा का मान है। अब जब मैं ओमेगा टी की बात करता हूँ, ओमेगा टी को समझना, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ स्मॉल टी का मान क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे लिख रहा हूँ ओमेगा टी का मान, और ओमेगा टी के सापेक्ष में कोण थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले स्मॉल टी का मान अगर ज़ीरो हो, अगर स्मॉल टी का मान अगर आप ज़ीरो रखेंगे, ठीक है, स्मॉल टी का मान ज़ीरो रखेंगे तो ओमेगा टी क्या हो जाएगा? स्मॉल टी का मान ज़ीरो रखा, ओमेगा टी कितना हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। तो उसके सापेक्ष कोण भी कितना? ज़ीरो ही है। वैसे ये ओमेगा टी ही कोण को प्रदर्शित करेगा। फिर स्मॉल टी का मान अगर मैं t/4 रखूं, स्मॉल टी का मान कितना रखें? t/4, कैपिटल T/4 ऐसा। ठीक है, तो देखो ओमेगा क्या 2 पाई बटा कैपिटल T
इंटू स्मॉल टी का मान कितना रख रहे हो आप, t/4, 1/4 आवर्तकाल का 1/4। कैपिटल टी क्या है, आवर्तकाल, टी से टी क्या हो जाएगा, कैंसिल। आपको पता चलेगा ये आ रहा है π/2। π/2 क्या होता है बच्चों, 90। तो यहाँ पर तो π/2 लिख देता हूँ और इसके सापेक्ष कोण लिख देता हूँ 90। ठीक, फिर इसके बाद में अपन देखते हैं t/2, है ना। अब हमें क्या करना है, t/2 रखना है। स्मॉल टी की जगह क्या रखते हैं, t/2 रखते हैं, कैपिटल t/2। क्या होगा भाई, t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना आया बच्चों, पाई आ गया। चलिए, तो ये पाई, और पाई मतलब कितना होता है बच्चों, 180 होता है, नहीं होता। चलिए नेक्स्ट हम रखेंगे 3t/4, 3/4t, ठीक है, 3/4t रखते हैं। तो ओमेगा की जगह तो आपको क्या लिखना है, 2π डिवाइडेड बाय कैपिटल टी, और स्मॉल टी की जगह क्या रखेंगे, 3t/4, टी से टी कैंसिल, 2 से इसको काटोगे तो 2 हो जाएगा यहाँ पर नीचे, तो ये हो जाएगा 3/2 और पाई, ठीक है, 3/2 पाई, और 3/2 पाई मतलब 270, क्या होता है, 270, और लास्ट कैपिटल टी, ठीक है, एक चक्र की बात कर रहा हूँ मैं। तो ओमेगा मतलब 2π कैपिटल टी, और स्मॉल टी की जगह क्या रखोगे, कैपिटल टी, टी से टी कैंसिल, कितना आया, 2π आया। तो यहाँ पर अपन ने लिखा 2π, और ये हो गया है 2π का मतलब 360, इतना ही हुआ। चलिए, तो मेरे हिसाब से अब आपको समझ में पता चल गया होगा कि ओमेगा टी किस तरीके से कोण में चेंज होता है, ठीक है। ऑलराइट, तो ये चीज़ याद रखने के पर्पज से है, तो अपने नोट्स में कहीं साइड में लिख लीजिएगा। डेरिवेशन के बीच में करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाया है, ये भी मैंने आपको समझाया ही है। अब आपको इन चीज़ों के मान पता होने चाहिए। किस किस के, साइन थीटा के और कॉस थीटा के। साइन 0 का मान कितना होता है, 0। साइन 90 का मान कितना होता है, 1। साइन 180 का मान कितना होता है, 0। साइन 270 का मान कितना होता है, -1। साइन 360 का मान कितना होता है, 0, ठीक है। कोस 0, कोस थीटा मतलब कोस 0, कोस 0 का मान कितना, 1। कोस 90 का मान 0। कॉस 180 का मान, कॉस 180 का मान कितना होता है, -1। फिर कॉस 270 का मान 0, कॉस 360 का मान वापस से 1। ऐसा है, ये मैथमेटिक्स है बच्चों। चलिए, अब अगर ऐसा है बच्चों, तो आप समझिए कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का तो ग्राफ बनेगा साइन थीटा का, और चुंबकीय फ्लक्स का ग्राफ बनेगा कोस थीटा का। बनेगा नहीं बनेगा, चलिए काम करते हैं। ये स्मॉल टी, t/4, t/2, 3t/4 कैपिटल टी। इक्वल डिस्टेंस पर आप देख लीजिएगा। चलिए, सबसे पहले मैं बना रहा हूं चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मेट। चुंबकीय फ्लक्स देखें, तो चुंबकीय फ्लक्स में देखो, सबसे पहले चुंबकीय फ्लक्स cos थीटा सा है ना, तो ग्राफ cos थीटा का बनेगा। तो सबसे पहले तो 0 पे जाओ, कितना, 1, तो ये ऐसा, चलो बात की बात है, तो हमने देखा 1 आ रहा है ये। फिर t/4 पे इसका मान कितना है, 0। t/2 पे इसका मान कितना है, -1 नीचे जाएगा, यहाँ पर बना देते हैं। फिर 3t/4 पे कितना है, 0, और फिर t पर कितना है कोस थीटा का मान, आंसर है 1। ये 1 यहाँ पर देख लीजिएगा कि ये लाइन बिल्कुल सटीक आए, आपकी कॉपी में तो आएगी। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बच्चों, कुछ इस तरीके का ये ग्राफ बनेगा, ठीक है।
चलिए ये किसका ग्राफ है, आंसर है चुंबकीय फ्लक्स का। तो आप लिखेंगे ये फाई बराबर क्या था, एन बी ए कॉस, सॉरी अधिकतम मान ही लिखूंगा मैं, एन बी ए, ठीक है। चलिए और यहाँ पर आप प्रदर्शित कर लीजिएगा कि ये ग्राफ आपने किसके लिए बनाया है, फाई के लिए बनाया है, चुंबकीय फ्लक्स के लिए बनाया है। और ये मैक्सिमम मान है चुंबकीय फ्लक्स का, फाई एम लिख देता हूँ मैं। अब इसके बाद में हम ग्राफ बना रहे हैं किसके लिए, साइन थीटा वाला। साइन थीटा वाला किसके लिए, प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए। इसका अधिकतम मान कितना है, ई नॉट, ठीक है। चलिए तो पहले तो साइन थीटा का ग्राफ देखिए वो कैसे जाएगा। तो हमने बोला साइन 0 का मान 0, फिर 3t/4 पे इसका मान 1, देखो 1 लेकर जाओ यहाँ पर, और 1 इसका थोड़ा सा ऊपर लेकर के चले जाएं। क्यों, क्योंकि दोनों का परिमाण अलग अलग है। फाई का मान तो एन बी ए है और यहाँ पे ई नॉट का मान कितना होता है, एन बी ए ओमेगा होता है। इसका मतलब थोड़ा सा ज़्यादा होगा ये, ठीक। तो मैं इसका एक थोड़ा सा ऊपर बना रहा हूँ, है ना। फिर t/2 पे इसका मान कितना है 0, ये 0 लेकर के है। 3t/4 पे इसका मान कितना है, -1, -1 इससे थोड़ा सा नीचे लेकर की ओर जाए। और फिर t पर इसका मान कितना है 0। तो आप देखेंगे कि इसका ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा है। ऐसा। अब आपको बस क्या करना है, ऐसा अधिकतम मान लिखना है, ये ई नॉट लिखोगे आप, ठीक है। और आप प्रदर्शित करके आओगे कि ये तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का ग्राफ है और ये वाला किसका, चुंबकीय फ्लक्स का ग्राफ है, ठीक है। ये चीज़ आपको बस इतनी करके आनी है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इतना तो कर ही लोगे बच्चों, कम से कम कर लोगे ना। चलिए हो जाएगा, ये आसानी से हो जाएगा। चलिए तो इसको अच्छे से उतार लीजिएगा। ओके, तो ये था क्या बच्चों, प्रेरित विद्युत वाहक बल। किस में, आयताकार कुंडली में जब वो घूम रही थी। और इसी सिद्धांत पे कौन काम करता है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र काम करता है। स्टार लगा करके लिख लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे जो मैं ये चीज़ें बोलता हूँ उनके ऊपर गौर नहीं करते हैं, बोर्ड के ऊपर जो छापा हुआ है वही उतार लेते हैं। बच्चों जो बोल रहा हूँ वो भी तो गौर करो, लिख लीजिएगा। यही जब आपने ये फॉर्मूला निकालता ना, I बराबर I0 साइन ऑफ ओमेगा टी, उसी के जस्ट नीचे लिख लीजिएगा, यही किसका सिद्धांत है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत है। देवताओं इतना तो कम से कम कर ही सकते हो, कर सकते हो ना। चलिए तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ऑल राइट, चलिए आगे चलिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करें। नेक्स्ट टॉपिक बहुत बढ़िया है। बहुत सारे बच्चे मेरे को ये बोलते हैं कि, बहुत सारे तो नहीं लेकिन कुछ एक जने मेरे को बोलते हैं कि सर आप बहुत धीरे धीरे पढ़ाते हो। मैं इसलिए धीरे पढ़ाता हूँ ताकि जो बच्चा एक फिज़िक्स को समझने में दिक्कत जिसे होती है उसे भी कम से कम चीज़ें पता चले कि क्या क्या हो रहा है। नहीं तो मेरे को ये समझना होता तो मैं पहले ही मीटर खींच देता, ठीक है। ऑल राइट, चलिए ये हो चुका है, अपना टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। प्रेरित विद्युत वाहक बल अपन ने निकाल लिया है। अब एक नया और एक बहुत अच्छा टॉपिक चालू होगा, वो है एडी करंट। एडी करंट को बोलते हैं भंवर धाराएं। देखो नाम ही कैसा है, भंवर, भंवर धारा। एडी करंट, हाँ भाई ये कहाँ से आई, ये कौन सी धारा है। तो बच्चों ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है, ये भी एक तरीके की क्या है, प्रेरित विद्युत धारा ही है, प्रेरित धारा ही है। तो फिर इसका नाम भंवर धारा किसने रख दिया भाई, ऐसा क्यों नाम रखा, जब प्रेरित धारा ही थी तो फिर इसे भंवर धारा क्यों कहा गया। तो हम पहले समझते हैं प्रेरित धारा कहाँ से आई, वापस से समझना इस चीज़ को। आप बोलोगे सर बार बार वही चीज़ें बताते जाते हो आप। हम बोलते हैं समझना इस चीज़ को। हमने बोला कि हमारे पास में क्या है बच्चों, कोई कुंडली है या कोई बंद परिपथ है। परिपथ और कुंडली क्या होने चाहिए, बंद होने चाहिए, ठीक है। और इससे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स
इस बंद कुंडली या बंद परिपथ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स अगर चेंज होता जाएगा, परिवर्तित होता जाएगा, तो फिर इस कुंडली में क्या बहेगी? आंसर है प्रेरित धारा बहेगी। इसके दोनों सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा के मध्य, और उसके कारण क्या बहेगी? प्रेरित धारा बहेगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था कि जब किसी बंद परिपथ अथवा कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है? परिवर्तन होता है, तो उस परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यही कॉन्सेप्ट था। चलिए, अब यहाँ पर इस बंद परिपथ या कुंडली की जगह हम रिप्लेस कर देते हैं धातु का स्थूल टुकड़ा। धातु का स्थूल टुकड़ा, इसका मतलब क्या हुआ? धातु का स्थूल टुकड़ा क्या? इसको आप ऐसा समझ सकते हो कि आपने अपना एक पूरा बैग ले लिया और उस पूरे बैग के अंदर क्या है? आपने लोहा भर रखा है। लोहे की इतनी मोटी शीट जो है आपने अपने बैग में रख रखी है, तो इतना बड़ा साइज हो जाएगा उस लोहे की शीट का। वो लोहे की शीट ही क्या है बच्चों? धातु का स्थूल टुकड़ा हो गया, एक बड़ा टुकड़ा हो गया। ठीक है, अब ऐसे धातु के टुकड़े को, वो कोई परिपथ नहीं था, वो कोई कुंडली नहीं थी, ठीक है, वो क्या है? धातु का टुकड़ा है। आपकी जो प्लेट है, प्लेट कौन सी? जिसमें आप खाना खाते हो, वो भी क्या है? एक तरीके की धातु ही है ना? तो वो भी क्या हो गया? धातु का टुकड़ा हो गया। तो ऐसे धातु के टुकड़ों को जब आप किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में गति करवाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र क्या होना चाहिए? परिवर्ती होना चाहिए। क्यों परिवर्ती होना चाहिए? क्योंकि उस धातु के टुकड़े से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाएं क्या होनी चाहिए? चेंज होती जानी चाहिए। वो चेंज कब होंगी? जब आपका चुंबकीय क्षेत्र क्या हो? परिवर्ती हो। हमने चुंबकीय क्षेत्र को क्यों परिवर्ती बोला? क्योंकि इसका आकार तो हम छोटा बड़ा नहीं कर सकते थे। कर सकते थे क्या भाई? धातु के टुकड़े को आप चलते चलते ठोक ठोक के कर दोगे छोटा इतना? नहीं भाई, हम इसके आकार में आसानी से परिवर्तन नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो हमने बोला कि इससे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स कैसे चेंज हो? तो एक सामान्य सा तरीका है, आप चुंबकीय क्षेत्र ही परिवर्ती ले लो। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि जब किसी धातु के स्थूल टुकड़े को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है, तो इस धातु के स्थूल टुकड़े के संपूर्ण आयतन में जल में उत्पन्न भंवर के समान। भंवर कहाँ? जल में। जल में अरे भंवर नहीं उगता क्या भाई? आप सभी को पता है ना? आप पत्थर डालो जल के बीच में, एक टैंक क्या, आप बाल्टी ले लो और उस बाल्टी में छोटा सा टुकड़ा डालो, ज़्यादा मोटा पत्थर मत डालना, एक पत्थर का, वो बजरी वाले नहीं आते पत्थर, वो डालो बिल्कुल बीचों बीच। आपको ऐसा पानी के ऐसा 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 दिखाई देंगी लहरें, दिखाई देंगी लहरें। ठीक है, वो क्या है? जल में उत्पन्न क्या है? भंवर ही है। सेम जिस तरीके से पानी के अंदर भंवर उत्पन्न होता है ना बच्चों, वैसा का वैसा इस धातु के टुकड़े में भी क्या होती हैं? धाराएं उत्पन्न होती हैं। लेट सपोज करो कि ये आयताकार ही धातु का टुकड़ा मान लेता हूँ, है ना? तो इसमें उत्पन्न धाराएं कैसी होंगी? ऐसी, पहले बाहर की ओर एक प्रेरित धारा बहेगी ऐसा, फिर और अंदर की ओर, फिर और अंदर की ओर। तो इस तरीके की जैसे पानी में लहरें भंवर उठता है, उसी तरीके से इस धातु के टुकड़े में भी जो प्रेरित धारा है वो जल में उत्पन्न भंवर के समान होती है। ऐसी धाराएं इसके अंदर बहने लग जाती हैं। ठीक है, और ये जो धाराएं हैं इन्हीं क्या कहा जाता है बच्चों? भंवर धाराएं कहा जाता है। वापस से समझिए, भंवर धाराएं किस में उत्पन्न हो रही है? आंसर है धातु के स्थूल टुकड़े में। कब उत्पन्न हो रही है? जब हम इस धातु के स्थूल टुकड़े को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र से गुजार रहे हैं। कहाँ उत्पन्न हो रही है? धातु के स्थूल टुकड़े के संपूर्ण आयतन में। भंवर क्यों कहा गया? क्योंकि इनका आकार कैसा होता है? जल में उत्पन्न भंवर के समान होता है। ठीक है, तो ऐसे आप छोटे छोटे पॉइंट में डिवाइड कर दोगे तो भंवर धाराओं की परिभाषा तो बहुत आसानी से बन जाएगी। बनेगी नहीं बनेगी? चलिए, हाँ भाई, तो ये हो गया है ना। इन धाराओं की खोज बच्चों
एक वैज्ञानिक है फौकॉल्ट, हमारी बुक में उन्हें फोको लिखा गया है, लेकिन इंग्लिश में जब आप उनका नाम पढ़ते हैं तो फौकॉल्ट है। ठीक है, चलिए तो आप वैज्ञानिक फोको ही मान लीजिए। तो वैज्ञानिक फोको ने इन धाराओं को सबसे पहले डिस्कवर किया था, खोजा था कि ऐसी धाराएं होती हैं, इसलिए इन्हें कौन सी धारा बोलते हैं? फोको धाराएं भी बोलते हैं, फौकॉल्ट करंट भी बोला जाता है। ये धाराएं क्या करती हैं इसको भी मैं आपको बता दूंगा। चलिए तो मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूँ, फिर बची हुई चीज़ जो आगे इसमें पॉइंट आएगा वो आपको नोट्स में मिल जाएगा। आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने नंबर और बोल दीजिएगा कि कौन से चैप्टर के नोट्स चाहिए, तो मैं आपको भेज दूँगा। ऑलराइट, तो क्या है? तो हम बोलते हैं हमें ज्ञात है, समझिएगा, हमें ज्ञात है कि जब किसी बंद परिपथ अथवा कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, वो किसमें है? जब हम परिपथ की या फिर बंद कुंडली की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार अब समझिए, इसी प्रकार जब किसी धातु के स्थूल टुकड़े को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है तो उस धातु के टुकड़े से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से उससे संबंधित, वापस वही लाइन लिख दिया, परिवर्तन होने से उसके संपूर्ण आयतन में जल में उत्पन्न भंवर के समान प्रेरित धारा क्या होती है बच्चों? उत्पन्न होती है। जिसे ही क्या कहा जाता है बच्चों? भंवर धारा कहा जाता है, ठीक है। फिर इन भंवर धाराओं की खोज किसने की थी? अभी बताया था मैंने, वैज्ञानिक फोको ने की थी। इन धाराओं की खोज वैज्ञानिक
फोको ने की थी। अतः इन्हें फोको धाराएं भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे की लाइन आप लिखेंगे, मैं बता रहा हूं उसे लिखते जाइएगा, क्या और लिखना है आपको ये समझिए। अब इसके आगे हमें क्या लिखना है, हम बोल रहे हैं बच्चों कि ये जो फोकोल्ट धाराएं हैं, है ना, ये धाराएं कैसे बह रही थी, मैंने आपको बताया था ऐसे बह रही थी, यूं ऐसा ऐसा लगातार ऐसे बह रही थी, है ना, संपूर्ण आयतन में बह रही थी। तो इन धाराओं का जो तल है वह चुंबकीय क्षेत्र के क्या है, लंबवत है। चुंबकीय क्षेत्र ऐसे जा रहा है, ये धाराएं ऐसे बन रही हैं। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि ये जो भंवर धाराएं हैं ये चुंबकीय क्षेत्र के क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। इनका तल जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के क्या होता है बच्चों, लंबवत होता है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और क्या है, इन भंवर धाराओं का काम क्या है वो ध्यान में रख लीजिए। इन भंवर धारा का काम है विद्युत चुंबकीय अवमंदन का। किसका बच्चों, विद्युत चुंबकीय अवमंदन। ये क्या चीज़ है वो अपन समझ लेंगे। दूसरा, ये किसी भी धातु के टुकड़े के अंदर उत्पन्न होती है तो धातु के टुकड़े को गर्म कर देती है। कैसे गर्म कर देती है, तो H इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, I²RT। जितनी ज़्यादा ये भंवर धाराएं उत्पन्न होंगी उतनी ज़्यादा क्या उत्पन्न होगी, ऊष्मा उत्पन्न होगी, उतना ही वो क्या होता जाएगा, गर्म होता जाएगा। ठीक है, तो ये उस धातु के टुकड़े को क्या कर सकती हैं, गर्म कर सकती है, बहुत गर्म भी कर सकती हैं। अगर धाराएं बहुत ज़्यादा बन गई तो फिर उसको और ज़्यादा गर्म कर देंगी। ठीक है, विद्युत चुंबकीय अवमंदन क्या होता है, इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, भगवान करे आपको समझ में आए, मैं कोशिश करता हूँ। चलिए समझना इस चीज़ को बच्चों। मैं एक ही फेज़ की बात करता हूँ, दूसरा फेज़ उसका अपोजिट काम करेगा। तो समझ लीजिएगा कि आप जहाँ पर हैं इस तरफ वाली जो दीवार है वो चुंबक का उत्तरी ध्रुव है। कैसा ध्रुव है बच्चों, चुंबक का उत्तरी ध्रुव है। तो ऑटोमेटिकली इस तरफ वाला अपन साउथ ध्रुव मान के चल रहे हैं, एस ध्रुव मान करके चल रहे हैं, ये एन ध्रुव है। ठीक, अब यहाँ पर मेरे पास में ये एक आयताकार धातु का टुकड़ा आप मान लीजिए। तो इस धातु के आयताकार टुकड़े को मैंने किसी तार से ऐसा बांध रखा है और बांधा है, और इस धातु के टुकड़े को मैं ऐसा ऐसा क्या करवा सकता हूँ, दोलन करवा सकता हूँ। क्या कर सकते हैं अपन, इसको दोलन करवा सकते हैं। लेट्स सपोज कीजिए कि अगर ये उत्तरी ध्रुव नहीं होता और इस तरफ दक्षिणी ध्रुव नहीं होता, और अपने क्या किया, इसको थोड़ा सा ऐसा ले जाया और फिर इसको छोड़ दिया, तो ये क्या करता, ऐसा आता, फिर ऐसा जाता, फिर ऐसा आता, फिर ऐसा आता, ऐसा जैसे झूला नहीं झूलते हैं वैसा झूलता, और थोड़े समय तक ऐसा ही करता जाता है, ऐसा यूं 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 करता था, और कुछ समय पश्चात ये जा करके रुक जाता। लेट्स सपोज करो जब हमने इसे छोड़ा था और जब ये एंड में अपनी साम्य अवस्था में आया, इन दोनों के मध्य 5 मिनट का गैप है। कितना समय लग गया इसे अपनी साम्य अवस्था में आने में, 5 मिनट लग गए। ठीक है, तो अब ये भंवर धाराएं क्या करने वाली हैं वो समझिएगा। अब क्या होगा, अपन ने बोला कि इसी धातु के टुकड़े को पहले तो अपन ने बिना चुंबकीय क्षेत्र में क्या करवाया, दोलन करवाया, और टाइम नोट किया। लेट्स सपोज करो वो टाइम कितना आया, 5 मिनट आया। अब जैसे ही अपन ने क्या किया बच्चों, इसे समरूप चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रख दिया, या फिर परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रख दो या समरूप में अब भी रख दो, क्योंकि परिवर्ती और समरूप का अंतर भी मैं आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज करो ये अगर समरूप होता तो जब आप इसे बाहर ले जा रहे हैं या अंदर लेकर के जा रहे हैं तो इसे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स तो चेंज होगा ही होगा। ठीक है, चलिए, तो कुल मिलाकर के इससे गुजरने वाला चुंबकीय क्षेत्र चेंज होना चाहिए, है ना। चलिए, तो हमने क्या किया, अब इसे वापस से ऐसा लेकर के गए, लेकिन उस तरफ अब नॉर्थ ले लिया है हमने, है ना, उत्तरी ध्रुव है। तो अब जैसे ही ये चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा था, यहाँ पर इसने प्रवेश किया, जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश किया, इससे गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या हुई, बढ़ गई। चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ने के कारण क्या होगा बच्चे, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आया। पहले 0 था, अब ज़्यादा चुंबकीय बल रेखाएं गुजरी तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आया, चुंबकीय फ्लक्स बढ़ा। चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन आने से इसमें क्या उत्पन्न हुआ, प्रेरित विद्युत धारा।
और इस प्रेरित विद्युत धारा का केस कैसा होगा, तो अगर वो उत्तरी ध्रुव है तो यहाँ पर भी क्या प्रेरित होगा, चुंबकीय फ्लक्स बढ़ रहा है ना बच्चों, यहाँ पर क्या आएगा, एन आएगा। बढ़ता है तो सेम ध्रुव आना चाहिए, अपोज ही तो करना चाहिए, है ना। तो हम क्या बोलते हैं कि जो प्रेरित धारा है ये उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिसके कारण इसकी क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। तो चुंबकीय फ्लक्स बढ़ा, कौन से ध्रुव के कारण बढ़ा था, आंसर है उत्तरी ध्रुव के कारण इस तरफ बढ़ा था। तो हमने बोला यहाँ पर क्या बन जाएगा, उत्तरी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव यहाँ पर बनाओ, एन बनाओ, यहाँ पर एन बनाया आपने, है ना। यहाँ पर आपने क्या बनाया, एन बनाया, एन बनाया, ऐसा एन बनाओगे तो धाराएं ऐसे बहेंगी, ठीक। तो हम बोले धाराएं ऐसे बह रही हैं बच्चों, ठीक। अब ये धारा बनी, अब ये ऐसा ऐसा करके आगे की ओर गया बच्चों। जैसे ये आगे की ओर गया तो अब चुंबकीय फ्लक्स में क्या आएगा, कमी आएगी, क्यों, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स यहीं पे था, ठीक। तो हमने बोला कि ऐसा अगर लेकर के गए तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अब इस तरफ जाते जाते क्या हुई, कम हुई। कम हुई तो क्या होगा, अब विपरीत ध्रुव बन जाएगा, फ्लक्स में परिवर्तन आया, कमी हुई तो विपरीत ध्रुव। तो उस तरफ एन था तो अब इस तरफ क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आते आते एन आया, थोड़ा सा दूर जाते ही क्या हो गया, एस हो गया। अब उधर एन है, इधर एस है, बताओ भाई आकर्षित करेगा नहीं करेगा। तो आकर्षण ऐसा हुआ कि ये कुंडली जैसे ही थोड़ा सा दूर गई, वापस से चुंबकीय क्षेत्र ने इसे अंदर की ओर खींच लिया। ये जैसे ही अंदर की ओर गई, चुंबकीय फ्लक्स बढ़ा, वापस से यहाँ एन आया, फिर ये थोड़ा सा और आगे की ओर गई तो एस जैसे ही बना, इसने वापस से अंदर की ओर खींचा। तो पहले तो ये ऐसा गई और फिर जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र से गुजरी और गुजरने के बाद में इसमें भंवरधाराएं जैसे उत्पन्न हुई, भंवरधाराओं के कारण ये ऐसा 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 और ऐसा। जहां पहले 5 मिनट लग रहे थे, अब इसे स्थिर होने में शायद ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 20 सेकंड लगे, मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये गौर करो बच्चों कि ये जो आयताकार कुंडली है इसमें क्या उत्पन्न हुई, भंवरधाराएं। इन भंवरधाराओं के कारण ही इसकी गति क्या हुई, अवरुद्ध हुई। ये बहुत तेजी से दोलन करना चाहती थी, लेकिन अब दोलन क्या हो गए, बंद हो गए। किसके कारण बंद हुए, आंसर है भंवरधाराओं के कारण। ये जो दोलनों का बंद होना या फिर इसकी गति में क्या आना, कमी आना, इसी कमी को क्या बोलते हैं, गति में कमी को विद्युत चुंबकीय अवमंदन। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के प्रभाव से क्या हो रहा है, गति में कमी आ रही है, ठीक है। और ये तो गर्म होना तो मैंने बता ही दिया, जितनी ज़्यादा धारा उसमें बहेगी उतनी ज़्यादा वो क्या होती जाएगी, गर्म होती जाएगी, ठीक है। चलिए, तो ये आपको समझ में आया ना। मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट टॉपिक के अंदर ही इसके क्या करते हैं अपन, एप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं। तो अभी इतना ही, नेक्स्ट के अंदर अपन क्या करेंगे, इसके एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। चलिए आज के लिए बच्चों इतना ही। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा कि भंवरधाराएं कैसे काम करती हैं। ये 2 चीज़ें ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इन्हीं 2 चीज़ों से हम इसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे, भंवरधाराओं के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। आप चाहें तो उन्हें घर पे पढ़ सकते हैं, अच्छे से उसे पढ़ लीजिएगा। आज के लिए बच्चों इतना ही है। हैव अ गुड डे, टेक केयर।